बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई ने कौम से खिताब करते हुए ये कहा है कि मुल्क के अंदर महंगाई की जो लहर बरकरार आ चुकी है उस पर काबू पाने के लिए और उसको रिटेलिएट करने के लिए हमें सड़कों पर निकलना होगा, हमें मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करना होगा। उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और उनका ये कहना था कि अगले हफ्ते मैं परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा करने जा रहा हूं जिसमें 2 शहरों की आवाम होंगे। इसके साथ साथ मुल्तान में, फैसलाबाद में और दीगर बड़े शहरों में आप लोग सड़कों पर निकलें और वीडियो लिंक के जरिए उस जलसे को भी सुनिए। उनका यह कहना था कि मौजूदा जो महंगाई है इसका बोझ आवाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। हमने टैक्स बढ़ाने के लिए दायरा कार बढ़ाने का सोचा था, हमने टैक्स बढ़ाने का नहीं सोचा था, जबकि इस हुकूमत ने अवाम पे टैक्स को मजीद बढ़ा के अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। ये उनकी तरफ से कहा गया। और दूसरी जानिब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि आने वाले दिनों में ये जो टैक्स नेट को हम बढ़ाने जा रहे हैं, इस टैक्स नेट के तरीक़ाकार को भी हम वज़ा कर रहे हैं, टैक्स दायरा कार को भी बढ़ाया जाएगा, नए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, अवाम पे बोझ कम किया जाएगा। लेकिन पीटीआई अपना जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है, पीटीआई को मजीद उसमें क्या कामयाबी मिलेगी? इस नैरेटिव से जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर पीटीआई कितनी अक्सरियत से जीत पाएगी, एक बुनियादी सवाल है। मौजूदा मखलूत हुकूमत भी इस परेशानी में मुब्तला है कि पीटीआई की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। राना अजीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज कप्तान है वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी, कप्तान ने कॉल दी है तो फिर से एक बड़े एहतजाज की, एक बड़े जलसे की कॉल दी है। लॉन्ग मार्च की कॉल में डिले किस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं, हमने कल प्रोग्राम में भी कहा था, अपने ब्लॉग में भी कहा था कि कप्तान आइंदा 24 घंटों में कॉल दे देंगे और इससे पहले कॉल देंगे, और कप्तान ने कॉल दे दी है। देखिए, कप्तान बेहतर समझते हैं, आज हर दूसरा शख्स महंगाई के हाथों तंग है। कोई एक शख्स, गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सवाए हुक्मरानों के, बाकी कोई एक शख्स मुझे बता दें जो इस महंगाई से तंग नहीं है। तो कप्तान चेक करना चाह रहा है। देखें, उन्होंने सिर्फ 2 शहरों को बुलाया, और अगर 2 शहरों से आए हुए लोग ने परेड ग्राउंड को बांट लिया तो फिर आप जहन में रखिएगा वही दिन जो है तहरीक के ऐलान का दिन होगा, और उसके बाद जो ऐलान किया जाएगा वो सब के लिए हैरान कुन होगा। आप ये समझते हैं कि परेड ग्राउंड के जलसे में तहरीक का ऐलान किया जाएगा, तो तहरीक का ऐलान कब तक मुतवक्किल है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शाह साहब, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब से फिर से लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, कब दोबारा अवाम सड़कों पे होंगे, इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, लेकिन तहरीक के आगाज़ की बात नहीं हुई। बात ये हुई है कि एक बड़ा जलसा किया जाएगा और शहर शहर फिर से एहतजाज किया जाएगा। तो लॉन्ग मार्च में डिले किस वजह से है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अवाम इस हुकूमत को अमली तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। इनका जो बजट है वो लोगों पर बिजली बनकर गिरा है। इस वक्त जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। बजट जब पेश किया गया तो एक महंगाई का पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरा समोसा भरा हुआ पेश किया गया, और फिर बजट के इख्तिताम पर जो नए इक़दाम लिए हैं, 10% सुपर टैक्स जो लगाया गया है बकौल इनके बड़ी सनत पर, भाई क्या बड़ा सनतकार अदा करेगा? ये सारा बोझ आम आदमी पर आएगा जो खरीदारी करता है, चाहे चीनी है, चाहे सरिया है, चाहे जितनी चीजें हैं, वो आम आदमी पर उसका बोझ आएगा, वो ट्रांसफर करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा हमने कॉल दी महंगाई के खिलाफ, हर शहर में लोग निकले, जगह जगह स्क्रीन लगाई थी। मुल्तान में, चौकशाह, अब्बास में एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ, हर शहर में हुआ। 2 तारीख को इमरान खान साहब ने पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को दावत दी है कि वो आए और उनका नुक्ता नजर सुने कि हम क्या कहते थे और आज क्या हो रहा है। ये जो अपने आप को तजर्बाकार कहते थे, इन्होंने मुल्क को महंगाई के साथ तबाही की तरफ धकेल दिया है। मैं अपील करूंगा पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को कि भरपूर तरीके से इमरान खान की कॉल पर निकलें और 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में एक तारीखी जलसा, और उसमें इमरान खान का जो नुक्ता नजर है वो सुने। इंशाअल्लाह हमने पंजाब के 20 हलकों में हमने पूरे इमरान खान के जलसे मुनक्किद करने का फैसला कर दिया है, और इंशाअल्लाह आखिरी जलसा 14 जुलाई को मुल्तान में होगा। हाँ साहब, शाह साहब, खान साहब को अगर परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त ना दी गई तो?
देखिए, जलसा हमारा सियासी कानूनी आईनी हक है और ये इजाजत इनको देनी पड़ेगी। जलसा होगा, लेकिन मैं शाह साहब, समझता हूं कि एहतजाज और इस्लामाबाद तहरीक भी तो, रावलपिंडी लॉन्ग मार्च भी तो आपका की बुनियादी हक इंतजामिया था, उसकी बहुत भी बड़ी इजाजत तो नहीं हिमाकत मिली। करेगी इजाजत न देकर। अगर इजाजत नहीं देते होगा तो फिर जलसा। क्या हिकमत अमली होगी? होगा जलसा। जलसा होगा। फिर क्या, फिर आप कहते हैं शहर शहर जलसा होगा? इंशाल्लाह कल इमरान खान लाहौर जा रहे हैं और लाहौर के 4 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और चारों हलकों की उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम और कारकुनों को जमा किया है और चारों से वो मुखातिब होंगे और फिर वो मुख्तलिफ 14 अजला जो है पंजाब के, जहां 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो हुकूमत अपने वसाइल और अपनी इंतजामिया के बलबोतरे पर जीतने और धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इस धांधली को उन्हें नाकाम करना है और लोग तैयार है। मैं इस वक्त भी एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हूँ, गलियों में हूँ, मोहल्लों में हूँ, लोग फैसला कर चुके हैं, इस हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, इमरान खान के साथ अपना ज़हन और दिल मिला चुके हैं। वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। तो शाह साहब ये बताइए कि क्या तमाम जो अजला हैं, जिस 14 अजला जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, क्या तमाम 20 हलकों में खान साहब जलसा करेंगे? इंशाअल्लाह 20 के 20 हलकों में इमरान खान का प्रोग्राम फाइनलाइज हो गया है और वो 20 के 20 हलकों में जलसा करेंगे। तो इसका मतलब है फिर लॉन्ग मार्च जो है वो इलेक्शन के बाद होगा। इस वक्त हमारी पहली तरजीह है ज़िमनी इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में हमें मौका मिलेगा अपना नुक्ता नज़र आवाम की खिदमत में पेश करने का और उसके बाद इंशाअल्लाह इमरान खान अपनी अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। तो शाह साहब ये भी कोई हिकमत अमली बनाई है? हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले आपको और खान साहब को और क्या कुछ अहम तरीन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए? भाईजान, मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मुमताज़ाबाद में बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार करना है तो अभी भेज दें किसी को, कह दें सीपीओ को, मैं कहीं भागना नहीं जा रहा हूँ। जिसने गिरफ्तार करना है इमरान खान को वो तैयार है, जिसने मुझे गिरफ्तार करना है हम गिरफ्तार के लिए तैयार है। हम ना लंदन जाएंगे ना दुबई भागेंगे। तो शाह साहब, आप कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब सबसे पहला हदफ है, तो क्या कराची का जो ज़िमनी इंतखाब होगा उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा या माजी की तरह उसका बाइकआउट किया जाएगा? इंशाअल्लाह। शाह साहब 20 हलकों में क्या पोजीशन है, कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, अगर अवाम का मूड देखें तो लहर इमरान खान के हक की है, अवाम का मूड देखें तो फिर आपको किसके मूड से खतरा है? मुझे किसके मूड से खतरा है जी, जिससे आपको ये लगता है कि नताइज तब्दील भी हो सकते हैं? जी, क्या हो सकता है? जिससे आपको ये लगता है कि नताइज तब्दील हो सकते हैं? देखिए, खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करने में नाकाम दिखाई दिया तो ये ज़िमनी इलेक्शन तो हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट कोई कबूल नहीं करेगा और ये ज़िमनी का रिजल्ट भी कोई कबूल नहीं करेगा। और ज़िमनी के रिजल्ट के बाद अगर देखिए, इलेक्शन लोग हारते भी हैं जीतते भी हैं, ना हार से कोई मरता है ना जीत से कोई किला फतह हो जाएगा। बात यह है लोगों का एतमाद उठ जाएगा और अगर एतमाद उठ गया तो लोग सड़कों पे होंगे। शाह साहब, सुनने में आया है कि पीटीआई के जो चंद अहम रहनुमा हैं जिनमें आपका शुमार खान साहब के नंबर, आप खान साहब के बाद आपका होता है, कि बैकडोर राब्ते कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, कुछ दो कोई ऐसे मामला भी चाह रहे हैं, तो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? हमारा कोई बैकडोर राब्ता नहीं है इस वक्त। हमारा राब्ता हमने फैसला कर लिया है, हम राब्ता आवाम से करेंगे। अगर आपसे राब्ता करना भी चाहें तो आप नहीं करेंगे? आप देखिए, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते लेकिन असूली मौक़िफ़ अपनाया जाता है। आज हुकूमत ये फैसला कर ले कि वो नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हैं, वो असेंबलियों को तहरीर करते हैं और नए इंतखाबात की कॉल देते हैं, हम बिल्कुल बैठ के बात करने को तैयार हो जाएंगे। मैं सियासी राब्ते नहीं कह रहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उस पर बात करने को तैयार हो जाएंगे। शाह साहब, मैं सियासी राब्ते नहीं कह रहा, मैं वो राब्ते कह रहा हूँ जिसके मतलब आजकल काफ़ी शोर मचा हुआ है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं आप पर्दे में रहने दें। तो शाह साहब, अगर देखा जाए, अब ठीक है, सिंध की सियासत की अगर बात करें, बल्दियाती इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, मौजूदा तौर पे हुक्मरान जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने दीगर जमातों को भी अपने साथ में लाया हुआ है। पीटीआई की जीत का तनासुब सिंध के बल्दियाती इंतखाब में क्या होगा? देखिए, सिंध में इस वक्त तूफान बदतमीजी है, वहाँ कैंडिडेटों को जबरदस्ती उठाया गया, वहाँ हुकूमत ने इंतहा
का जबर किया है। हमारे अपने जानने वाले हैं जो बल्ले के निशान पे लड़ रहे थे, उनको उठाया गया, कहा कि बल्ले के निशान पे छोड़ो, तीर के निशान पे लड़ो। अब ये कोई सियासत है? ये बदमाशी है। सिंध में तहरीक इंसाफ ने मुकाबले का फैसला किया है, हम मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैं 2 हल्कों से सिंध से लड़ा था। मैं थरपारकर से लड़ा था और उमरकोट के हल्के से लड़ा था। उन दोनों अजला में मुझे आज ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है, हम हर सीट पर हम पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, सिंध का इलेक्शन तो हो गया, समझ आती है सिंध में जो होता है इलेक्शन में, जिस तरीके से इलेक्शन वहाँ पे मैनेज किया जाता है, सारा कुछ होता है। पंजाब के इलेक्शन 20 हल्कों के इलेक्शन बड़े अहम हैं। इसमें पीटीआई की मकबूलियत, पीटीआई की ताकत, पीटीआई की अवामी मकबूलियत के साथ साथ पीटीआई कहाँ पे खड़ी है और पंजाब हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, ये सारी चीज़ें सामने आनी है। हाँ साहब भी एक्टिव हो गए हैं, आपके पास बयानिया भी अच्छा है। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह ज़मीनी इलेक्शन आपकी हुकूमत में हुए और नून लीग ने डट के मुकाबला किया, वो सीटें जीते भी, तो पीटीआई आज उसी तरीके से मुकाबला करेगी धांधली को रोकने के लिए? इंशाअल्लाह हमारा कारकुन हर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा, इंशाअल्लाह वोटर को निकालेगा, अपने वोट का दिफा करेगा, गिनती तक मौजूद रहेगा और गिनती के बाद मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पीटीआई के कारकुनों को कह रहा हूं, जो प्रिजाइडिंग अफसर थैला लेके जा रहा होगा, आपने उसके पीछे पीछे फॉलो करना है, क्योंकि थैले रास्ते में खुल भी जाते हैं और ठप्पे भी लग जाते हैं। हमने पूरा हमने इन चीजों को मॉनिटर करना है, देखना है, मुकाबला करना है। मेरी अपील है सरकारी अफसरान से, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि आप मदाखलत मत करें, आपके END रूल्स कहते हैं आप मदाखलत ना करें। इस वक्त पूरे पंजाब में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है, डेवलपमेंट काम कराए जा रहे हैं, ईंटें टफ टाइल्स फेंकवाए जा रहे हैं, और फिर जो हमारे पीटीआई के दिए हुए मंसूबे थे, जो हमारे टेंडर हो चुके थे, उनको नून की मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है। भाई आपने अपना फंड देना है, जरूर दीजिए, हमें इतराज नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के दिए हुए मंसूबे हैं उन पर अपना लेबल तो मत लगाइए। ये हो रहा है। मैं दरखास्त करूंगा इलेक्शन कमीशन से वो इन चीजों का नोटिस ले, वो उन अफसरान पर निगाह रखे जो रात को जाके कैंपेन करते हैं, जो फोन करते हैं, जो थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं, जो सरकारी मुलाजमों पर दबाव डाल रहे हैं, जो सरकारी महकमों के जो ठेकेदार हैं उनकी वफादारियां तब्दील करने पर दबाव और असरअंदाज हो रहे हैं। शाह साहब, आप सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, तो वो लोग जो माजी करीब में आपके साथ थे और वो दूसरी तरफ चले गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ MKM पाकिस्तान की, आज भी उनके मुतालिबात जो उन्होंने मखलूत हुकूमत से किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन्हें गिले शिकवे मखलूत हुकूमत से भी हैं। देखिए तो क्या उनका वापसी का रास्ता बरकरार? MQM के दोस्त सुन लीजिए, MQM के दोस्तों के साथ हमारी बात होती रही थी और MQM के दोस्तों को मैं गवाह बनाकर कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, खालिद मकबूल सदीकी साहब, आपके भला हो अमीनुल हक साहब, फरूक नसीम साहब, जितनी इनकी क़यादत है, फैसल सब्जवारी साहब, दीगर हजरात, उन सब से बातें हुई और मैंने इनको कहा कि देखिए 3.5 साल आप पीपल्स पार्टी को असेंबली में खड़े होकर कोसते रहे, फिर यकलख्त क्या हुआ कि आपकी पीपल्स पार्टी से पीढ़ियां बढ़ गई और आप उनकी सफों में शामिल हो गए। उन्होंने मुआहदा दिखाया कि ये मुआहदा उन्हें हमारे सामने करने को तैयार है, हमें ये देने को तैयार है। मैंने कहा आप आसिफ अली जरदारी से वाकिफ नहीं है, ये कोई नया है, आप इनकी चालों को नहीं समझ पाए अभी तक। आपसे कितनी मरतबा हाथ हुआ, क्या 9-0 पर आके इन्होंने आपके गले में हार नहीं डाले थे और उस हार डालने के बाद फिर आपके साथ क्या स्वरूप बरता था ये आपको भूल गया है। इनके साथ वही होगा, इनके साथ फिर धोखा होगा, लेकिन वो अपने फैसलों के मालिक हैं, उनने कर लिया, खुश रहे। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब की बात हुई है, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का इत्तेहाद ये आइंदा इंतखाबात में आप देख रहे हैं? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद फरेब का इत्तेहाद है, ये दिल से एक दूसरे को चाहती नहीं है। क्या मुझे बताएं, मरियम तो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहती है, क्या वो बिलावल को देखेगी? बिलावल तो मरियम की काट है, क्या वो मरियम को देखेगा? ये ड्रामा है, ये गैर फितरी अलायंस है और ये देरपा नहीं होगा। आज इन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि इन ज़िमनी के बाद हमारा रास्ता अपना अपना होगा। पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी,
नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, मौलाना फजल रहमान अपने खड़े करेंगे, ANP अपने खड़े करेंगे। ये तो सिर्फ इमरान खान के खौफ और बुग़्ज़ की वजह से आर्जी तौर पर इकट्ठे हुए नहीं है। साहब ये तो बता दें, मौलाना साहब का जिक्र किया, मौलाना साहब बड़े खामोश है, क्या इतलात है? नाराज हैं या जो मिल गया उसमें शुक्र कर रहे हैं? मौलाना साहब समझ गए तो उनके साथ हाथ हो गया। अभी आप क्या समझते हैं कि पशेमानी में चुप? मैं ये तो नहीं कह सकता, वो बहुत ज़ीरक हैं और हर चीज पर गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ क्या किया है। तो शाह साहब, पंजाब के बड़े सियासतदान जो हैं उनकी कुर्बत आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, आपकी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा थी, घर के अंदर दरार पैदा हो गई। वजाहत हुसैन साहब और शुजात हुसैन साहब के बयानात जो मंजर आम पे आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि PTI कि कुछ अफराद राब्ता करके इनको एक मेज पे बिठा के अपने साथ फिर से इल्हाक करवा सकते हैं? देखिए, ये उनके घर का मामला है और वो बेहतर तरीके से खुद हल कर सकते हैं। उनका ताल्लुक मिसाली था, उनका इत्तेहाद मिसाली था, कुछ शरारती लोगों ने रखना डाला है। मैं समझता हूँ ज़ीरक है, समझदार हैं और वो अभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो बच्चों के हाथ में नहीं खेलेंगे। और चौधरी शुजात साहब भी बैठे हैं, परवेज इलाही साहब भी बैठे हैं, खानदान के बड़े हैं और वो बच्चों को समझाने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा क्राइस्ट साहब, आखिरी सवाल, 2 तारीख को होने वाले परेड ग्राउंड के जलसे में खान साहब को अहम ऐलान करने जा रहे हैं, इंतजार फरमाइए। आप ये कहते हैं कि इंतजार करना चाहिए तब तक का जब तक वो जलसागाह सज नहीं जाती, आवाम पहुंच नहीं जाते, PTI के कारकुनान में जोशो जज्बा दिखाई नहीं देता और तब फिर ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त के बाद ही पता चलेगा कि खान साहब कितना बड़ा ऐलान करते हैं और उस ऐलान में आवाम तक क्या पैगाम पहुंचाते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं इसके पीछे मंतिक और मसलहत क्या है कि अभी वो बड़ा ऐलान नहीं किया जा रहा और उसके लिए वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? यासर खान साहब, मैंने कहा था इससे पहले ऐलान कर देंगे और जो भी उनकी फ़ाइनल हिकमत अमली होगी, खान साहब परेड ग्राउंड में बड़ा ऐलान करेंगे। जिस तरह पहले परेड ग्राउंड में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था, बड़ा इंकशाफ किया था, इसी तरह परेड ग्राउंड में एक बड़ा ऐलान करेंगे और उस ऐलान के बाद हुकूमती हलकों में बड़ी बड़ी हलचल मच जाएगी, अब ही मच चुकी है। इसलिए वो हर सूरत में कोशिश करेंगे कि इमरान खान का परेड ग्राउंड में जलसा। मसलहत समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 शहरों की आवाम होंगी, जिसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वो कॉल दे देते, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में गए हुए हैं, अदालत में गए हुए हैं, वहाँ से भी फैसला मिलना उन्हें, लेकिन कि एक जलसा करने की इजाज़त वो एक DC से ले सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से ले सकते हैं। उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि हम एक पुरअमन जलसा करना चाह रहे हो, एक ग्राउंड के अंदर करना चाह रहे हैं, जिससे ना ट्रैफिक जैम होगी, जिससे ना कोई रुकावट पैदा होगी, ना कोई ऐसा मामला होगा और ना बाइट से लोग आएंगे, जुड़वा शहरों के लोग आएंगे। और अगर जुड़वा शहरों से वहाँ पर जुड़वा शहरों का मतलब ये भी है कि बालाई इलाकों के जो लोग हैं वो भी तो आएंगे ना। बालाई इलाके जुड़वा शहर निकलाएंगे ना, साथ रवाज से कोई आ जाता है या कोई जगह मरी से कोई आ गए, एबटाबाद से कोई आ गए, ना एबटाबाद से कोई नहीं आएगा, ये मरी से नहीं आएगा, ये पिंडी और इस्लामाबाद, रवात, ये जो है करीब करीब यहाँ से लोग आएंगे, जो इन्होंने फैसला किया जहाँ तक मेरी इत्तला है। और उसके मुताबिक ये एक बड़ा शो, वो शो जिसे देखने के लिए तरस रहे हैं PTI के अपने लोग कि एक बड़ा शो क्या होता है दोबारा से, वो बड़ा शो लगेगा। और इस शो में इमरान खान अहम तरीन ऐलान करेंगे और साथ में मैं आपको यह भी बता दूँ, अहम तरीन ऐलानात के साथ साथ कुछ वीडियोस भी दिखाने का फ़ैसला किया गया है। उन वीडियोस में क्या चीज़ होगी, ये वो वीडियोस नहीं होगी जो मुस्लिम लीग नून दिखाती थी, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो वीडियोस नहीं होगी, लेकिन ये वो वीडियोस होंगे जिसमें बड़े अहम तरीन इंकशाफात होंगे। उसके हवाले से तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस पर जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर दूँ, हुकूमत किसी सूरत में भी उन्हें जलसा नहीं करने देगी। आज के दिन तक तो यही तय है, आज के दिन तक ये तय है कि इमरान खान को किसी सूरत में वहाँ जलसा ना करने दिया जाए, क्योंकि एक खौफ की फ़ज़ा है और ये खौफ की फ़ज़ा हुक्मरानों के अंदर है। उन्हें पता है कि अगर इमरान खान ने वहाँ जलसा कर लिया और 2 से 3 लाख अफराद को वहाँ इकट्ठा कर लिया
तो उसके बाद किसी भी सूरत में इमरान खान को नहीं रोका जा सकता। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो हुकूमती वज़रा ने अपनी मीटिंग में डिस्कस की है, जो इत्तेहादी वज़रा ने अपनी मीटिंग में डिस्कस की है, जो आज सिंध के अंदर 2 बरों की मुलाकात, बेशक वो अफसोस के लिए गए थे, उससे पहले उस वक्त डेट अनाउंस नहीं हुई थी कि किस तारीख को इन्होंने करना, लेकिन ये पता था इमरान खान जलसा करने जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये तय हुआ है कि इमरान खान को किसी सूरत में जलसा ना करने दिया जाए। लेकिन ना करने दिया जाएगा जो लफ्ज़ है ये है हुक्मरानों का। अगर इमरान खान को जलसा करने दिया जाता है तो फिर आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि हुक्मरानों की ख्वाहिशात जो हैं उनको रद्द करके इमरान खान को इजाज़त दी जाएगी, और इमरान खान साहब को इजाज़त जो मिलेगी फिर वो जलसा भी आप देख लेंगे कि 2 शहरों का जलसा पूरे पाकिस्तान के जलसों से बड़ा जलसा होगा। और उस दिन लाहौर, फैसलाबाद समेत जितने शहर हैं, मुल्तान जो मेन शहर हैं, वहाँ पर भी अब ज़रा आप मजमा देख लीजिएगा क्या होगा। खान साहब ने इस हवाले से बड़ी हिकमत अमली से सब कुछ तय किया है, और जब परेड ग्राउंड में जलसे में वो साबित कर देंगे कि मेरे साथ 2 जुड़वा शहरों से इतने लोग हैं, और जब मैं पूरे पाकिस्तान से कॉल दूंगा तो कितने लोग होंगे, तो उसके बाद बहुत से लोगों की राय तब्दील होना शुरू हो जाएगी। राय किन की तब्दील होगी आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मुझे तो एक ज़ुबादार शख्स ने कहा कि जिस दिन इमरान खान 1.5 लाख अफराद को लेकर इस्लामाबाद आ गया या 1.5 लाख का जलसा कर लिया, तो उस दिन इलेक्शन की डेट जो है उस पर फैसला हो जाएगा। तो खान कप्तान जो है वो तरीके से खेल रहा है, वो एकदम नहीं खेलना चाहता। एक तरफ वो ज़िमनी इलेक्शन, उस ज़िमनी इलेक्शन का हम अपनी अवामी कैंपेन बना रहे हैं। सुबह लाहौर में जिस तरह उन्होंने निकलना है, 4 हलकों में जाना है, उसके बाद फिर इनकी लास्ट एक रैली का भी इंतजाम इन्होंने रखा हुआ है कि लाहौर में इसके बाद फिर एक रैली भी निकलनी है किसी दिन, इसी तरह शेखुपुरा में जाना है, इसी तरह आगे आगे मुख्तलिफ हलकों में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक अवामी राब्ता मुहिम होगी, अवामी कैंपेन होगी, और उसी दौरान में आप देखें कि इस्लामाबाद में जलसा हो जाता है, और इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा। यासर, एक बड़ा जलसा होने के बाद क्या वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होगा? क्या वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जो है उसकी वो सारी जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं होगी? ये दोनों चीज़ें हैं, जलसा अच्छा हो गया तो बल्ले बल्ले, अच्छा ना हुआ तो नुकसान है। ये दोनों चीज़ें खान को पता है। राना साहब, एक और मामले पे क्या नाम है, अदालत का रुख करने का फैसला किया है नैब तरामीम के ऊपर। इस पे कानूनी महाज पे जंग कितनी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी? इस पे इतनी मजबूती के साथ जंग लड़ी जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, और बहुत से लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। बहुत से लोग जो नैब की तरामीम के बाद जिन्होंने खुशियां मनाई, जिन्होंने दावतें की, जिन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि अब हमारी सियासत शुरू होने वाली है, मुझे लग रहा है कि उनकी सियासत शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाली है। जो तरामीम हैं उनमें जो शिक्कें रखी गई हैं, इनकी जो तैयारी है, इनके जो बाकायदा कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, कि फ्लोर से मंजूर करदा कानून की तशरीह की जा सकती है अदालत में, तो अदालत से रिवर्ट किस तरीके से करेगी? रिवर्ट नहीं कर सकती अदालत। अगर अदालत ये फैसला दे देती है, मैं भी नहीं कह रहा अदालत ये फैसला देगी कि ये कानून जो आपने बनाया है इससे फ़लाँ केस जो ट्रायल के मरहले से गुजर चुके हैं या जो ट्रायल के मरहले में हैं, उनको इस पे ना रखा जाए, वो उस पर ये कानून असरअंदाज ना हो, तो फिर सारा शहर छूट जाए। भाई वो तो मर गए जिनके लिए बनाए थे आपने, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये कानून क्या आम आदमी के लिए बना था? ये कानून क्या मोहम्मद भूटे के लिए बना है? ये कानून क्या राना अजीम या आपके लिए, यासर के लिए बना? नहीं, ये कानून उन लोगों के लिए बना है जो इसकी वजह से सियासत से दूर हो रहे थे, जिनकी सियासत ख़त्म हो रही थी, जिन पे नाहली की तलवारें लटक रही थी, जिनके मुतल्लक ख़ुद खुरम दस्तगीर साहब ने कह दिया था कि हो सकता है कि हम सब भी नाहिल हो जाते। तो मुझे बताएं, चले जिन पे नहीं केस बने वो तो एक अलग बात है, जिनके केस आखिरी मराहल में हैं उन पर यह कानून किस तरह लागू होगा? नहीं लागू होना चाहिए। ये ऐसे फैसले आने की तवक्कात है, और मैं आपको ये मेरे पास जो इतलात है, जैसे ही ये चैलेंज किया गया है उसके बाद हुकूमती हलकों के साथ साथ कुछ मेहरबानों में बड़ी परेशानी आई है, और मुझे तो ये भी पता चला है कि लंदन से भी कोई पैगाम आया है कि ये क्या हो गया है, और आप इसको किसी ना किसी सूरत में रोकें, किसी ना किसी सूरत में इस पटिशन को कोई ऑब्जेक्शन लगवाएं। भैया अदलिया
बड़ी आज़ाद है, वहाँ पे जो अदलिया फ़ैसला देगी वो मानना पड़ेगा। तो ये कुछ चल रहा है, लेकिन ये मुझे जो नज़र आ रहा है इनकी कामयाबी नहीं होगी, और इस पर पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो एक बेहतर फ़ैसला देगी, और जो बेहतर फ़ैसला है वो शायद हुक्मरानों के लिए बेहतर ना हो, हुक्मरानों की सियासत के लिए वो बड़ा ख़तरनाक हो। अच्छा राना साहब, जहाँ पे बैकडोर डिप्लोमेसी की बात चल रही है, मुख्तलिफ क़ुव्वतों के साथ बातचीत तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के कर रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन डेवलप हुई है कि मौजूदा हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है इसकी इमरान खान साहब की किसी रुफ़का के साथ कोई मुलाकात तय हो रही हो, किसी डिमांड्स के ऊपर बात हो रही हो? नहीं, मेरे पास तो ये इतला है कि हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से यानी फैसिलिटेटर कोई ना कोई तो हो, बात की थी, लेकिन वहाँ से वाज़ेह तौर पे जवाब आया कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, इसलिए हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते। जिनके इख्तियार में है उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है, वहीं से अगर हमें कोई जवाब मिलेगा तो फिर फैसला करेंगे। ये जो बात चल रही है ना कि जी खुफिया मुलाकातें, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते किन के किन से हो रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुकूमत के अंदर मौजूद कोई किसी सियासी शख्सियत से कोई फाइनल राउंड नहीं खेला जा रहा, ना उनको किसी फाइनल राउंड के लिए रखा गया। उनके साथ मैंने कहा एक मीटिंग की कोशिश की गई थी, और वो मीटिंग जो थी वो दोनों इतराफ़ से तय उसी दिन ख़त्म हो गई। तय क्या होना था उसी दिन ख़त्म हो गई थी, जब इमरान खान की तरफ से जो लोग थे उन्होंने कहा था क्या आपके पास कोई मैंडेट है, तो उसमें उन्होंने कहा था हम पूछ के बताएंगे हम क्या कम कर सकते हैं, हमें क्या कितने एहतियारात। उसके बाद कहा आप एहतियारात तो आपके पास है ही नहीं, हमें पता है, लिहाजा ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े थे। हाँ, जहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, जिस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कुछ पर्दे में रहने दो, तो जो पर्दा है वो भी जल्दी उठने वाला है। और इस पर्दे में क्या क्या हुआ, किन के साथ क्या मुज़ाकरात हुए, कौन कहाँ पर किस जगह पर किसको क्या देखना चाहता है, ये सारा कुछ भी जो है ये ज़रा परेड ग्राउंड का जलसा आने दें। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि परेड ग्राउंड में बड़ा कुछ होगा, परेड ग्राउंड का जलसा तो चले। मौजूदा महंगाई के तनाजुर में आगे ज़िमनी इंतखाबात और फिर बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो जो हुक्मरान जमात में हैं, तो वो परेशानी का शिकार तो हैं। तो इसी महंगाई को लेके वो नैरेटिव क्या अपनाएंगे और उनकी मुश्किलात क्या दिखाई दे? अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता दूं, चूँकि वो जो हुकूमत होती है अक्सरियत उन्हीं की जीतती है। सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का चाहे वहाँ पे महंगाई के सैलाब आ जाए, जो मर्जी आ जाए, उसका असर नहीं होता। उस उनके वहाँ पे पोजीशन इलेक्शन की बिल्कुल चेंज है। वहाँ पे इलेक्शन किस बुनियाद पर जीता जाता है, पुलिस की बुनियाद पर वहाँ इलेक्शन जीता जाता है। वहाँ पे इलेक्शन आप डंडी पट्टी जैसे हम कहते हैं उस बुनियाद पे जीता जाता है। वहाँ पे इन्हीं वाबस्तगियों पे बुनियाद पे जीता जाता है। पंजाब के अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, पंजाब के अंदर 20 हल्कों में इलेक्शन लड़ने वाले साबिक अरकान असम्बली मौजूदा एमएनए जो उनकी कंपेन कर रहे हैं, इन्होंने बाकायदा अपनी क़यादत को कहा है कि हमने जिस जगह जाकर वोट मांगने की कोशिश की है वहाँ से हमें एक ही पैगाम आता, किसी घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, डोर टू डोर कंपेन के लिए जाते हैं, वो कहते हैं ये बिल जो है ये कौन अदा करेगा, ये बिल कौन अदा करेगा। कहीं जाते हैं वो कहते हैं इतनी महंगाई होगी हम क्यों आपको वोट दें। मौजूदा हालात को देखते हुए आगे जो इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर। नाज़रीन, इसी मंजरमा में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अपनी तहरीक शुरू करने जा रही है, वो शहर शहर जलसों का इशारा दे चुकी है। दूसरी तरफ हुकूमत सर पकड़ के बैठी है। मुआशी मुश्किलात के बायस जो फैसले करने पड़ रहे हैं वो अवामी हक में नहीं जा रहे, अवाम का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो आने वाले दिनों में अवाम के उस प्रेशर का किस तरीके से सामना किया जाएगा? बज़ाहिर जो वज़न है इन तमाम फैसलों का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पे दिखाई देता है, तो वो दूसरों को तलकीन करते हैं कि आप भी इस वज़न को बर्दाश्त कीजिए। तो इस पूरे मंजरनामे पर मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, आइंदा दिनों में आप क्या देख रहे हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी की जो बातें चल रही हैं, रवाबित की बातें चल रही हैं, नए इंतखाबात की जो डिमांड बहुत तेज़ी से फैल रही थी अब कुछ मद्दम होती दिखाई दे रही है, क्या वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं? और अगर हुए तो उसमें जो बुनियादी जुज़ है वो किसको देख रहे हैं आप? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आप मुल्क को देख रहे हैं
मुल्क की मईशत को देख रहे हैं तो हर किसी को ये मालूम होगा कि इसका एक ही हल है, और वो है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। मौजूदा हुकूमत भी एक किस्म की एक आर्जी इंटरम हुकूमत है, क्योंकि आगे चलकर इलेक्शन होने थे। अब इन्होंने अपने गले में घंटी बांध ली है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि किसने गले में घंटी बांधी है। तो अगर थोड़ी सी भी बेटर सेंस प्रिवेल करे तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में स्वाय इलेक्शंस के और कोई चारा नहीं है। जितनी आप देर लगाएंगे, जिस किस्म के आप फैसले करने को जा रहे हैं, और कोई आपको IMF समेत इस वक्त कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं, आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। और आप जिस किस्म के टैक्सेस लगा रहे हैं, ये इसको कहते हैं जग्गा टैक्स, कि अगर और किसी तरीके से कलेक्शन ना हो सके तो लोग जेबों में हाथ डालने शुरू कर दें। बड़ी आप इंडस्ट्री को एक किस्म का मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली फिर चोरी का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, टैक्स चोरी जिसको कहते हैं। अच्छा जाज साहब, ये तो हो गया, आपकी कोशिश जारी थी, बड़ा चर्चा चल रहा था, वो कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई? क्या दोनों इतलाफ से बर्फ पिघली? देखिए, बात जो है ना वो ये है कि कोशिश तो हर किसी को करनी चाहिए। इधर कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ या मुझे कोई कहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत से जराए और भी। मकसद ये है कि जब कोई पाकिस्तान को मुश्किल में देखेगा, अगर वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसको कोई लालच नहीं है, उसको कोई तमा नहीं है, उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, और वो देख रहा है कि मुल्क जो है वो एक खाई में गिरने को जा रहा है, मईशत खाई में गिरने को जा रही है, तो फिर अगर वो कोई किसी किस्म की कोई कोशिश करेगा तो मेरा ख्याल है उसको सराहना चाहिए। और मैं तो मेरे समेत बहुत से लोग हैं जो कोशिश कर रहे होंगे, और बर्फ भी पिघलनी चाहिए, क्यों नहीं पिघलनी चाहिए बर्फ? तो फिर आपको नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है, यही बता दें, लोग जानना चाहते हैं, बड़े दिनों से ये बात सुनने में आ रही, तो सुनना भी चाहते हैं लोग, आप समझ रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं दोनों तरफ से? ये हालात बेहतर हो रहे थे पर मजीद कोई थोड़ी सी खलीज पैदा हुई है, क्योंकि मेरा ख्याल है, और वो हुई है लॉन्ग मार्च के बाद, क्योंकि उस वक्त कोशिशें हो रही थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया जाए और मामला जो है वो बेहतर करके। लेकिन आपकी मुलाकात तो उसके बाद हुई है ना? मेरी मुलाकात उसके बाद हुई है। कोशिश ये थी, क्योंकि IMF जो है वो इंटरम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोशिश ये हो रही थी, सुना ये जा रहा था, या इंफॉर्मेशन कह लें, आप जिस तरह मर्जी इसको ले लें, कि IMF से मुज़ाकरात हो जाए, बजट पेश हो जाए, तो उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के साथ भी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस का फैसला किया जा रहा था। लेकिन बाद में फिर थोड़ा बहुत मतलब जो है वो एक एजाजुल हक साहब, अब ये भी तो देखिए ना कि PTI की तरफ से दूसरे लॉन्ग मार्च कॉल में डिले यानी पोस्टपोन किया जा रहा है उसे, तो वो जो रफ्ता रफ्ता उधर से लचक दिखाई जा रही है, इससे नहीं कुछ हालात बेहतर होंगे? नहीं, हालात तो बेहतर होने चाहिए ना, हम इसीलिए तो सब कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। और अब आगे बाई इलेक्शंस भी आ रहे हैं, PTI को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए उनका फैसला है। तो एक किस्म से फिर ये लाजमी बात है कि मोबिलाइजेशन होगी, लोग बाहर निकलेंगे, एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा, तो उससे फिर ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सब ये समझ रहे हैं कि जितना जल्दी ये मामला तय हो जाए उतना ही बेहतर है। अब आप देख लें स्टॉक मार्केट कहाँ पहुँच गया, आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हैं, रेमिटेंसेस कहाँ पे हैं, आपके रिजर्व्स कहाँ पे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही थी, अब वो कहाँ पहुँच गई आप देखें। और बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आगे किस तरह लेकर चलना है आपने मुल्क को। और मैं समझता हूँ कि टर्की से लेकर सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना तो खुद वज़ीर आज़म नहीं बल्कि आर्मी चीफ को जाना पड़ा उनको तसल्ली देने के लिए। तो ये सारे मामला अभी तय नहीं इसीलिए हो रहे हैं कि उनको ये पता है कि ये हुकूमत ज़्यादा नहीं चल रही। आप जितना मर्जी आप इसको सपोर्ट देने की कोशिश करें, जितने मर्जी आप बयान दे दें, लेकिन लोगों को इस बात का, और बाहर के मुल्कों को खास तौर पे इस बात का यकीन नहीं आएगा कि किसी के कहने पर हुकूमत को तक़वियत मिल जाएगी। या साहब, इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की कि बाबूजी समेत बाकी सब लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँच सके, आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा पहुँच जाएगा? मैं नहीं समझता कि इस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। मैं समझ रहा हूँ ये जो कुछ कर रहे हैं
इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाए फौरी तौर पर और वो इन चीज़ों का जायजा ले, वो ये सारे अकाउंटेबिलिटी से लेके, इलेक्शन से लेके, ईवीएम से लेके सारी चीज़ों का असर नौ जायजा लिया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सारी सबसे बड़ी जमात को आप पार्लियामेंट में से निकाल कर फैसले कर रहे हैं। ये तो इसी तरह है ना कि दो लोगों को आप डाल दें रिंग के अंदर, बॉक्सर्स को, और एक के हाथ बांध दें और दूसरे को के भाई इसको मारना शुरू कर दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक मजाक, जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। एजाजुल हक साहब, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि स्टेक होल्डर्स तमाम मिल बैठ के फैसला करते हैं और ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात होती है, तो वो कौन सा फरीक है जिसकी तरफ से आपको रेजिस्टेंस दिखाई देती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा, वो समझे कुछ और थे, हुआ कुछ और है। इसलिए मैंने कहा ना कि घंटी किसने बांधी गले में, यानी कि खुद हुकूमत जो है वो जिटरी है बहुत ज्यादा, और इनके पास तो सुना था बहुत से अफलातून हैं, बहुत से रस्तू हैं जो कि मतलब कि ये तमाम मामला को ठीक कर देंगे। तो ये तो दिन ब दिन जो है मुल्क को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं और इनको मतलब अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। अच्छा जहाँ साहब, आपकी मुलाकात के बाद कुछ शोर मचा, सुना है कोई हुकूमत के अंदर बड़ा सख्त नाला हुआ और उसने ये भी कहा कि आपकी मुलाकात के हवाले से कोई तरदीद करवाए? वो देखे ना, तरदीदें करवाने ना करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है अगर कोई तरदीद करे। मैं समझता हूँ कि तरदीद इसलिए नहीं करने की जरूरत कि आप किसी के तर्जमान नहीं, ठीक है कि नहीं। हुकूमत तो लाजमी बात है, जब 2 सीटों में बैठी होगी तो एक फरीक जो है बीच में से अगर थोड़ा सा स्लिप हो जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिर इनको तो दो सीटों में बैठे हुए ना ये, तो इस वक्त तो देखें इनको बजाय इसकी हुकूमत चलाएं कभी नवाब शाह के। तो आप क्या समझते हैं कि क्या किसी ऐसे फरीक को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसे इत्तेहादी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि जो नाला है जिसके वादे पूरे नहीं हुए? नहीं, लाजमी बात है कि वो बातचीत जो करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो फिर सारी ब्लैकमेलिंग पे आपकी चले जाते हैं, और जब ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी तो आप, अभी आपने कराची का इलेक्शन देखा ना, वहाँ पर 8% टर्न आउट हुआ। तो अगर कल को फर्ज करें, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर इन बाय इलेक्शन से पीटीआई बाहर निकल जाए तो ये इलेक्शंस क्या तस्लीम होंगे? अच्छा, ये बाय इलेक्शन की बात हो रही है, आपको पंजाब में क्या नजर आ रहा है इन ज़िमनी इलेक्शन में? पंजाब में ये नजर आ रहा है कि हुकूमत पूरा जोर लगाएगी 14 सीटें जीतने के लिए, क्योंकि इन्होंने उस मैजिक नंबर पे पहुंचना है। और उसके लिए वो क्या कहते हैं, जो इनको करना पड़ेगा, चोरी सीना जोरी, जो भी करना पड़ेगा, बाय बैक और बोरो करके इन्होंने वो मैजिक नंबर जो है वो पूरा करना है। आप क्या समझते हैं, ये ज़िमनी इंतखाब के बाद पंजाब असम्बली में कोई बड़ी तब्दीली हो रही है? ज़िमनी इंतखाब के बाद मौजूदा सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ पीटीआई इसका बेहतर जायजा ले सकती है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये कह रहा हूँ कि हुकूमत पूरा जोर लगाएगी 14 सीटें 20 में से निकालने के लिए, और मुझे लग रहा है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। कामयाब हो जाएगी? अच्छा जाजुल हक साहब, बात हो जाएंगे। उन्होंने वोट थोड़ी देखने के कौन डाल रहा है, जलसे कौन बड़े कर रहा है, उनको तो वो मैजिक नंबर चाहिए, वो मैजिक नंबर के लिए उनको जो भी करना पड़ा वो कर। एजाजुल हक साहब, इमरान खान ने परेड ग्राउंड में जलसा रख लिया है पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का, आप क्या समझते हैं, हुकूमत इन्हें इजाज़त देगी? मेरा तो ख्याल है बहुत रिलक्टेंस होगी, लेकिन अगर जलसा करने से रोकेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचेगा और हुकूमत को भी नुकसान पहुँचेगा। क्या आपको दिखाई देता है कि पीटीआई फिर से लॉन्ग मार्च करेगी? मैं ये समझता हूँ कि बजाय इन चीज़ों पे जोर देने के, मैं ये बात जोर दे के कहूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी कोई गलत फहमियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये पीटीआई के जो लीडर हैं ये खुद बैठकर फैसला कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये हालात जो है बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्या आप दोबारा एक हमदर्दाना तौर पे, या कह सकते हैं दोनों इतराफ़ की बेहतरी के लिए दोबारा कोई मुलाकात अरेंज हुई है? मैं मिलूँगा ज़रूर, खान साहब से भी मिलूँगा वापस जाकर इस्लामाबाद। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हो,
और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी मेरी पहुंच होगी, मैं मतलब एक अपनी जो मैं सोच है मैं बताऊँ, मेरा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। और अगर मुल्क की बात किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता तो वो फिर टू बैड, फिर क्या कह सकते हैं। हमने तो जहाँ भी हमारी सिर्फ खान साहब से मिलेंगे या किसी और से मुलाकात करेंगे? नहीं, मैं हर एक से मिलूंगा, मैं हर इस मसले पर मैं हर एक से मिलूंगा। अगर हुकूमत से मिलना पड़े उनसे भी मिलूंगा, और अगर किसी अपने नजरियाती मुखालिफ से मिलना पड़े उससे भी मिलूंगा। आप क्या समझते हैं कि खान साहब के एतराफ़ में जो उनके इस वक्त रफ़का हैं वो मशवरे उनको किस किस्म के दे रहे हैं? देखिए, खान साहब को मशवरे तो टीम का उनको पहले भी एक कमजोरी थी, अभी भी वही टीम है जो उनके साथ चल रही है। अब जरा वो सुनते अच्छे तरीके से हैं दूसरों की बातें भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैसले जो हैं वो जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। पॉलिटिशियन वो कामयाब होता है जो लॉन्ग रन सोचे। फैसले जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए, सियासतदान वही है जो दूर की नज़र रखे और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाए, वही बेहतर फैसले कर सकता है। और लचक दोनों तरफ से पैदा होनी चाहिए, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जो सियासी मंजरनामा पैदा हो चुका है, इसी सियासी मंजरनामे में हिजानी कैफियत जो पैदा होती जा रही है, इसमें वो बुनियादी उनसर कौन सा शामिल होगा जो फ़ज़ा को कोई साजगार कर सकेगा, ये वक्त बताएगा। वक्त तक इंतज़ार करते हैं। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।